हेलो स्टूडेंट्स, बिजनेस अकाउंट्स के आज के सेशन में हम लोग बीआरएस का कुछ प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन करेंगे। जैसा कि हम लोग का पिछला सेशन था जिसमें हम लोगों ने बीआरएस कॉन्सेप्ट को समझा था। बीआरएस क्या होता है, बीआरएस कैसे बनाना होता है, बीआरएस में जो है जो स्टेटमेंट होता है उसमें पासबुक या बैंक स्टेटमेंट का क्या रोल होता है, ये सब कुछ हम लोगों ने पिछले सेशन में कॉन्सेप्ट क्लियर किया था और एक एग्जांपल भी मैंने पिछले सेशन में आप लोगों को बताया। आज के सेशन में मैं एक और एग्जांपल आप लोगों को बताऊंगा बीआरएस कैसे बनाना है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बीआरएस बनाने का, आपको ये रूल नहीं है, एक तरीका है, मैं वो समझा दूं। जैसे आप देख रहे हो ये बीआरएस का फॉर्मेट है। अगर बीआरएस बनाते वक्त हमने बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, बीआरएस बनाने का सबसे पहले तरीका क्या होता है वो तो हमने पिछले सेशन में पढ़ा था। बीआरएस हम किसी भी डेट को बना सकते हैं, किसी भी पीरियड में बीआरएस हम क्रिएट कर सकते हैं। बीआरएस है क्या, तो एक रिकॉन्सिल स्टेटमेंट है जिसमें हम अपने कैश बुक, जो हम लोग कैश बुक प्रिपेयर करते हैं, जिसमें हम लोग कैश बुक से बैंक कॉलम का डिटेल और अपने बैंक के स्टेटमेंट का डिटेल लेकर के और उसका मिलान करते हैं, मैच कराते हैं। जो भी डिटेल मैच नहीं कर पाता है उस डिटेल को हम एक नए रिपोर्ट में, नए स्टेटमेंट में उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं, जिससे हम ये पता कर सकें कि कितना कितना बैलेंस हमारा अलग डिफरेंस है। और वही जो नया हम स्टेटमेंट तैयार करते हैं वो डिफरेंस के अकॉर्डिंग, उस डिफरेंस रिलेटेड सारे जो अमाउंट है उसको रिकॉर्ड करके उसी को बीआरएस कहते हैं। अब अगर हम बीआरएस बनाए तो फॉर्मेट हमें ये बनाना है। सबसे पहले हेडिंग में लिखना है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, और ऑन के बाद आप अपना डेट डालेंगे कि किस डेट पे आप बना रहे हो। यूजुअली आप मंथली बना रहे हो तो मंथ के एंड में प्रिपेयर करोगे ये, तो आपके पास उस मंथ के एंड में आपका अपना कैश बुक तो होगा जिसमें कैश बुक विद बैंक कॉलम होगा, वो कैश बुक ले लेंगे आप और उस पूरे मंथ का बैंक का ट्रांजैक्शंस आप जाके बैंक से मांगोगे, जो कि बैंक स्टेटमेंट के रूप में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब आप इसे बनाते वक्त अपना कैश बुक जिसमें बैंक का जो अमाउंट का कॉलम होगा वो लेना है और बैंक स्टेटमेंट जो आपको बैंक की तरफ से मिलेगा वो दोनों सामने रखना है और देन उसके बाद आपको मिलाना है। क्या मिलाना है, तो एंट्री जो हमने कैश बुक में करी है वो हमारे बैंक स्टेटमेंट में है या नहीं है। अगर कैश बुक में है और वो बैंक स्टेटमेंट में भी दिख रहा है तब तो ओके है। अगर कैश बुक में है और बैंक स्टेटमेंट में नहीं दिख रहा है तो वो डिफरेंस होगा, उस अमाउंट को, उस एंट्री को हम यहाँ बीआरएस में ले लेंगे। या फिर बैंक स्टेटमेंट में दिख रहा है लेकिन कैश बुक में नहीं दिख रहा है तो वो भी डिफरेंस है, उसको भी हम उठा के और बीआरएस में ले लेंगे। अब बात आती है, सवाल आती है कि आप लोग जब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं या रियल लाइफ में अगर आप इसको यूज करो तो आपके पास कंफ्यूजन हो जाता है कि सर हम ऐड क्या करेंगे और सबट्रैक्ट क्या करेंगे। तो यहाँ पे कुछ डमी मैंने आप लोग को इंफॉर्मेशन दिया है कि आप इन चीजों को ऐड कर सकते हैं और इन चीजों को का जो अमाउंट होगा उसे आप लेस कर सकते हैं। इसके अलावा और भी चीजें हैं और भी आपका अपना खुद का ट्रिक होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हम क्या ऐड कर सकते हैं और क्या सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ध्यान से समझिए क्या कर सकते हैं। तो अगर हमने बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा कि हमारे जो कैश बुक में जो क्लोजिंग बैलेंस है, हमें मेन बीआरएस बनाने का है कि मंथ के एंड में हमारा जो कैश बुक क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है उतना ही बैलेंस हमारे बैंक स्टेटमेंट में भी होना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस, लेकिन ये डिफर है। तो उस डिफरेंट अमाउंट को कितना डिफरेंस है और क्यों डिफरेंस है वही हम बीआरएस में करते हैं चेक। तो अब हमें उस डिफरेंस को कम करना है और बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक जो हमने लिया उसको, उस बैलेंस को बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट करना है। बैंक के जो बैलेंस जो क्लोजिंग है अभी मंथ के एंड में उतने के बराबर करना है। तो उसके लिए हमें चीजों को ऐड और सबट्रैक्ट करना होता है। तो जैसे अगर हमने बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक लिया है तो हमने क्या क्या चीज ऐड कर सकते हैं, तो ऐड करना है क्या क्या चीज, तो ऐड हम वो चीज करेंगे जो हमारे बैंक के स्टेटमेंट में नहीं है। मतलब कैश बुक के अकॉर्डिंग हम बैलेंस उठा रहे हैं और उस बैलेंस को बैंक बुक के बराबर करना है। हाँ, तो हम अपने कैश बुक में जो जो चीज नहीं होगा वो सब चीज ऐड करेंगे यहाँ पे, तभी तो बैंक के बैलेंस के बराबर होगा। एक पहला तरीका। या फिर हमने जो कैश बुक में डाल लिया है बैंक में है ही नहीं और उसको बैलेंस बराबर करना है तो उसको फिर हम हटाएंगे तभी तो बैलेंस बैंक के बराबर होगा। ऐसा कुछ है जो आपको यहां मैंने लिखा है। जैसे आपने चेक इशू किया है किसको, अपने पार्टीज को,
लेकिन अभी तक वो बैंक में पेमेंट नहीं हुआ, बैंक में नहीं आया पेमेंट करने के लिए, उस चेक से कोई विड्रॉल अभी तक नहीं हुआ है। तो हमने तो अपने कैश बुक में लिख रखा है कितना पेमेंट कर दिए, अब बैंक में है ही नहीं। अब हमको अपने कैश बुक में तो बैलेंस घट चुका है, अब हमको उस बैंक में घटा नहीं, तो बैंक के बराबर लाने के लिए उस बैलेंस को फिर से हमको ऐड करना पड़ेगा ना, जो घट चुका है उसको ऐड करेंगे तो कैश बुक जो है हमारा वो बैंक के बराबर होगा कैश का बैलेंस। तो इसलिए जो चेक हमने इशू किया और अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है उसको हम ऐड कर लेंगे। उसके अलावा इंटरेस्ट वगैरह जो बैंक हमको दे रही है उससे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा होगा, जो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है उसको भी ऐड कर लेंगे। उसके अलावा इंटरेस्ट डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, कोई इंटरेस्ट कोई बैंक जो है या कोई डिविडेंड, जैसे हमने शेयर में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और वहां से कोई डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो वो सब के सब हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है। हाँ, अब वो बैंक अकाउंट में आया लेकिन उसको हमने कैश बुक में लिखा ही नहीं था, तो बैंक का बैलेंस बढ़ा रहेगा, कैश का घटा हुआ रहेगा, तो हम कैश उसको ऐड करेंगे तभी तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ेगा, तो उस अमाउंट को भी हम ऐड कर लेंगे। उसके बाद डायरेक्ट पेमेंट इनटू द बैंक बाय अ कस्टमर, किसी कस्टमर के द्वारा डायरेक्ट मेरे बैंक अकाउंट में कोई पेमेंट आ गया और वो पेमेंट आते ही मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा और हमारा कैश बुक का बैलेंस तो उतना ऐड नहीं हुआ होगा, तो उसको ऐड करेंगे तभी तो वो भी बैंक के बैलेंस के बराबर बढ़ेगा, तो वो चीज को भी ऐड कर लेंगे यहाँ पे। देन उसके बाद बिल कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन द कस्टमर, अब आप बैंक के कस्टमर और आपके बिहाफ में आपके अकाउंट में बहुत सारा बिल कलेक्ट कर लिया गया आपके बैंक के द्वारा, तो वो तो बैंक में आ गया, बैलेंस बढ़ा, लेकिन कैश बुक में तो हमने कोई रिकॉर्ड नहीं किया, तो उसको भी हम ऐड कर लेंगे ताकि कैश बुक हमारा इंक्रीज कर सके। इसके अलावा और ऐसे जो भी चीजें होंगी जो बैंक में है कैश बुक में नहीं है तो उसको ऐड करते जाएंगे, इससे क्या होगा वो बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो जो कम था बैलेंस कैश बुक का वो बैलेंस क्या हो जाएगा, बैंक स्टेटमेंट के बराबर पहुंचता चला जाएगा ना। उसके बाद हम लोग लेस क्या करेंगे, तो पहला इसमें हमने डमी दिया कि चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर। चेक पेड कहने का मतलब यहाँ चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर, चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया है और वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो हमने कैश बुक में तो बढ़ा लिया पैसा, चेक बैंक में डिपॉजिट करते हम अपने कैश बुक में तो लिख दिया इतना पैसा मेरे बैंक में आ गया, तो बढ़ गया पैसा कैश बुक का, लेकिन बैंक में अभी तक क्लियर हुआ ही नहीं, तो बैंक में तो पैसा कम होगा, तो उसको कम करने के लिए हमें अपने यहाँ से क्या करना होगा, लेस करना होगा, तभी तो कैश बुक में से भी वो कम हो जाएगा, तो उसको हमने लेस कर दिया। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंसेस जो भी बैंक के द्वारा चार्ज किया गया होगा, तो इससे बैंक का बैलेंस घट गया होगा, हमारा कैश बुक में तो हमने उसका रिकॉर्ड नहीं किया, तो बैंक बैलेंस हमारा बढ़ा होगा कैश बुक का, तो हम कैश बुक में से भी उसको क्या कर लेंगे, घटाएंगे, यानी बीआरएस करते हुए उसको हम लेस करेंगे, तो अपने आप बैलेंस क्या हो जाएगा, बैंक बैलेंस उतना रिड्यूस हो जाएगा हमारे कैश बुक से, तो वो बैलेंस भी अब क्या बराबर की कंडीशन में आ जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट ऑफ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, मतलब इसका कहने का है कि हमने बैंक को बोला कि पैसा दे दीजिए इसको, पैसा दे दीजिए उसको, या मेरे अकाउंट से उसको ट्रांसफर कर दीजिए, तो बैंक ट्रांसफर कर देगी जब, तो हमारा अकाउंट तो बैलेंस कम हो जाएगा बैंक का, और हमने कैश बुक में अभी तक अपने अकाउंटेंट से उसको रिकॉर्ड ही नहीं करना है, तो बैलेंस तो बढ़ा रहेगा कैश बुक में, उसको भी तो घटाना है, तो उसको भी क्या करेंगे यहाँ लेस करना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ये टर्म समझ में आए कब घटाना और कब बढ़ाना है, तो हम अपने बैलेंस को चेक करेंगे कैश बैलेंस बढ़ा हुआ है कि बैंक बैलेंस बढ़ा हुआ है, उसके हिसाब से जो भी घटाना जोड़ना होगा वो यहाँ पे हम जोड़ घटाव करेंगे, और देन उसके बाद फाइनली हम पहुंच जाएंगे टोटल पे जहां पे हमें हमारा बैलेंस क्या होगा एज पर स्टेटमेंट मिल जाएगा कि अच्छा हाँ ठीक है, स्टेटमेंट के हिसाब से मेरे पास भी कैश बैलेंस इतना कैश बुक में बैलेंस दिखना चाहिए, ठीक है। तो अब इस बेसिस पे समझ में आ रहा पॉइंट टू पॉइंट, अब इस बेसिस पे अगर हम करें तो चलिए एक मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, नीचे चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ, ये रहा एग्जांपल, थोड़ा जूम कम कर दूं मैं, अब देखो ये हमारा है कैश बुक, ये क्या है कैश बुक है, और ये क्या है बैंक स्टेटमेंट है, थोड़ा और जूम कम कर देते हैं, चलिए अब अच्छे से दिख रहा है। अब ये कैश बुक है और ये बैंक स्टेटमेंट है, मैंने कल भी समझाया था, एक बार और समझा दूं, मुझे मिलाना कैसे है, मैच क्या कराना है, तो कैश बुक आपका है उसका डेबिट साइड का अमाउंट चेक करना है, और ये कैश बुक में जो अमाउंट आपको डेबिट साइड में दिख रहा है मतलब आपने वो सारा रिसीव करके बैंक में चेक डिपॉजिट करवा दिया है, तो वो एंट्री जो कैश बुक के डेबिट में दिख रही है वो आपके बैंक स्टेटमेंट में कहां दिखेगा, डिपॉजिट में, ठीक है। और जो एंट्री आपके कैश बुक में यहाँ पे क्रेडिट साइड में जो अमाउंट दिख रहा है वो अमाउंट आपको कहां से मैच कराना है, बैंक स्टेटमेंट के विड्रॉल कॉलम से, अगर मैच कर रहा है तब तो ठीक है,
ओके है, मैच नहीं कर रहा है यानी डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम लेंगे कहाँ, जब हम बीआरएस बनाएंगे वहां पे लेंगे। तो सपोज करो ये हमारा स्टेटमेंट कब का है, तो ये है 31 मई का है। हाँ, अप्रैल महीने से मई महीने का ये स्टेटमेंट है, तो हम 31 मई को बनाएंगे ये स्टेटमेंट। हाँ सॉरी, ये 30 अप्रैल का है, ये अप्रैल का है। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, तो यहाँ पे हम ले लेंगे ये एज ऑन, ये डेट चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं 30 अप्रैल, ठीक है, 30 अप्रैल 2022 का सपोज करो ये है। अब हमने लिया बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, ये शायद आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, है ना, इसको थोड़ा जूम करके मैं दिखा थोड़ा सा। अब ये बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी 30 अप्रैल को हमारे कैश बुक के हिसाब से बैंक में बैलेंस कितना होना चाहिए वो हम लेंगे। तो वो हमें कहां से मिलेगा, तो जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो हमारा कैश बुक ये है, इसका देखिए बाई बैलेंस सीडी 30 तारीख को कितना बन रहा है, 1,56,502 रुपए 50 पैसे, 1,56,502 रुपीज एंड 50 पैसे। तो ये बैलेंस हमने यहाँ पे ले लेना है, 1,56,502 रुपए 50 पैसे, ये हमने अमाउंट ले लिया, ठीक है। अब अगर हम बैंक स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस देखें तो ये 1,77,391 रुपए 50 पैसे, 1,77,391 रुपीज एंड 50 पैसे। मतलब 56 और 77, 56 और 7 बहुत फर्क है। हमको इस अमाउंट को, ये जो अमाउंट दिख रहा है वो हमको उसके बराबर लाना है, किसके, ये बैंक स्टेटमेंट के क्लोजिंग बैलेंस 1,77,391 रुपए 50 पैसे के बराबर लाना है। तो अब हमें पहले अपने कैश बुक से बैंक स्टेटमेंट को मिला लेना है, क्या क्या चीज मैच नहीं कर रहा है। उसके बाद हम बैंक स्टेटमेंट से कैश बुक को मिलाएंगे, मतलब हम ये चेक करेंगे कि हमारे कैश बुक में जो एंट्री है वो बैंक स्टेटमेंट में छूट गया है क्या, वो छूट गया उसको बीआरएस में लेंगे। फिर एक बार चेक करेंगे कि क्या बैंक स्टेटमेंट में कुछ ऐसा एंट्री है जो कि कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड किया गया है, उसको फिर हम लेंगे और इस तरह से हमारा बीआरएस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब देखें हम लोग यहाँ पे, तो ऊपर से आए, थोड़ा जूम कम कर लेते हैं। हम लोग सबसे पहले इसका डेबिट साइड का ले लेते हैं। इसका डेबिट यानी इसका कहां मिलेगा, डिपॉजिट साइड में, ठीक है। तो डेबिट में देखिए 1/4 को, ये तो ओपनिंग बैलेंस है, हाँ, तो बैंक स्टेटमेंट में देखो 1/4 को यहाँ ओपनिंग बैलेंस सेम मिल रहा है, 5,943 रुपीज एंड 50 पैसे। अब यहाँ पे जो अगला है वो है 2 अप्रैल को टू अरविंद लिमिटेड, चेक नंबर भी है, आप चेक नंबर से भी ला सकते हैं, 215487 4200, ठीक है। यहाँ देखिए ये 5 तारीख को 215487 डिपॉजिट हो रखा है 4200, मतलब ये मैच कर रहा है, तो इसको हम नहीं लिखना, हमें बीआरएस में नहीं लेना। दूसरा 2 ड्यूक इंटरप्राइजेस, तो यहाँ नाम नहीं दिखेगा आपको पर्टिकुलर्स में, यहाँ चेक नंबर दिखेगा 129633, 129633, ये रहा 7,153 रुपीज, 7,153 रुपीज, बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी ये भी रिकॉर्ड हमें लेने की जरूरत नहीं है, बीआरएस में नहीं लेना इसे। नेक्स्ट अरविंद लिमिटेड, फिर से 5,400, चेक नंबर 526987, ये रहा 526987, 5,400, ये भी है अवेलेबल, डिपॉजिट हो चुका है 5,400 के बाद 10,000 टू केलिंगवर्थ, चेक नंबर 217896, 217896, चेक नंबर 10,000 यहाँ डिपॉजिट हो रखा है ये। उसके बाद टू कैश है 19,000, ठीक है, इसको क्या किया गया है, कैश डिपॉजिट किया गया था, तो 19,000 का ये रहा डिपॉजिट में, दिख रहा है ना ये डिपॉजिट कॉलम में 19,000, ये भी डिपॉजिट है। अब आगे देखें 1,50,000 जेनेटिक इंडिया, ये 456789 चेक से डिपॉजिट हुआ कि नहीं, 456789, ये भी 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट है, मतलब ये सारे अमाउंट यहाँ पे है अवेलेबल, मतलब हमें इस अमाउंट को बीआरएस में लेने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं क्रेडिट साइड में, तो जो कैश बुक के क्रेडिट साइड में है वो बैंक स्टेटमेंट में कहां दिखेगा, विड्रॉल कॉलम में दिखेगा, ठीक है। तो विड्रॉल कॉलम मिलाते हैं, पहला है 3/4 को बाय रेंट, चेक नंबर 129867, ये रहा 129867, विड्रॉल में 9,800 है। फिर है 5,000 कैश विड्रॉल हुआ है, तो आप देखो विड्रॉल, ये रहा 5,000, 129868, 129868, ये 5,000 भी विड्रॉल हुआ है, दिख रहा है। नेक्स्ट
सैलरी दिया गया है 5400, हाँ सैलरी 5400, 129874, ये रहा 129874, ये भी है। फिर कैश विड्रॉल हुआ है 15000 का, ये रहा 15000 कैश विड्रॉल, ये भी दिख रहा है। उसके बाद न्यू बिल्ड फर्नीचर 8725, ये विड्रॉल नहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, मतलब इस अमाउंट को लेना पड़ेगा। उसके बाद एक है इलेक्ट्रिक चार्ज हमने पे किया है 1269, ये यहाँ विड्रॉल में दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, यानी ये भी लेना पड़ेगा। मतलब ये हमने अपने कैश बुक में तो दिखा दिया कि हमने चेक इशू कर दिया है, यानी घटा दिया कैश बुक में, लेकिन बैंक से वो घटा ही नहीं है, तो हमको अपने कैश बुक में फिर इसको वापस लेना पड़ेगा, यानी इसे ऐड करना पड़ेगा। और ये ऐड कैसे करेंगे? तो इसको इस तरह से लिखेंगे कि चेक इशू किया है हमने, लेकिन अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं किया गया है। ओके, तो चलिए देखें यहाँ पे बीआरएस में ऐड पार्ट में ले लेते हैं यहाँ पे और लिखेंगे क्या? चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, अभी तक प्रेजेंट नहीं किया गया। अब ये कौन कौन सा है? तो एक तो है 8725 रुपीज का, दूसरा 1269 का, ये दो है। तो दोनों को हम यहाँ चेक नंबर वाइज यहाँ नीचे नीचे हमारे पास बड़ा जगह होगा बीआरएस बनाते वक्त, हम ध्यान देंगे, डेट देंगे, एक कॉलम लेंगे डेट का, एक कॉलम लेंगे चेक नंबर के लिए और तीसरा कॉलम लेंगे अमाउंट के लिए, और हम लोग डालेंगे यहाँ इतना डेट, चेक नंबर इतना और इतना रुपए अभी तक जो है वो पेमेंट नहीं हुआ है बैंक से, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे मैंने बता दिया फॉर्मेट, ऐसा आप कर सकते हो, मैं करके बता दूं, एक मिनट। आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हो, मैंने यहाँ पे कुछ और कॉलम्स रो इंसर्ट करा लेता हूं। अब यहाँ पे आप ऐसे ले सकते हो, जैसे क्या, डेट, फिर चेक नंबर और उसके बाद अमाउंट, ऐसा कर सकते हो। अब इसमें डालो क्या है, कौन सा डेट का था, 30/4 का है दोनों, ठीक है। तो डेट ले लीजिए 30/4/2022 स्पेस, चेक नंबर में हम नंबर दे देते चेक का, कौन सा चेक था, 129871 129872 129871, और अमाउंट क्या है इसका 8752 रुपीज, 8725, ये एक हो जाएगा। वैसे ही दूसरा 30/4/2022 स्पेस 129871 स्पेस, ये कॉलम वाइज बांटे रहेंगे तो आप स्पेस के बजाय नॉर्मल दे सकते हैं 1269, ये ना 1269, सॉरी 72 है ना इसका, तो यहाँ पे 71 की जगह 72। अब इन दोनों का टोटल हम लोग यहाँ ले लेंगे अमाउंट में, तो दोनों का टोटल कर लीजिए इज इक्वल 8752 प्लस 1269, यानी कि 10,021 रुपए, 1021 रुपए। ये तो हो गया, ऐड हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, और हमने ये कैश बुक से तो बैंक स्टेटमेंट मिला लिया, जो जो था हमने डिफरेंस वो हमने बीआरएस में रिकॉर्ड कर लिया। अब हमें क्या करना होगा, बैंक स्टेटमेंट से अपने कैश बुक को मिलाना होगा कि ऐसा कोई तो नहीं जो बैंक में तो है लेकिन हमारे कैश बुक में नहीं है। तो चलिए उसको मिलाते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से पूछूं, ये आप लोगों ने जो देखा वो समझ में आया क्या? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पहले यहां से बैंक स्टेटमेंट के विड्रॉल कॉलम को लेते हैं कि यहां जो विड्रॉल हुआ है वो हमें कैश बुक में कहां मिलाना है, कैश बुक के क्रेडिट साइड के अमाउंट से मिलाना है। तो हमने तो मिला रखा है ऑलरेडी, ये विड्रॉल में ये 9800 तो है यहाँ, ये रहा 7153 नहीं है यहाँ, नहीं है, और ये 120 भी नहीं है, नहीं है। उसके बाद ये 5000 है, हाँ ये 5000 है। उसके बाद क्या क्या नहीं है, मैं यहाँ पे एक नोट कर लूं। सबसे पहले 7153, फिर 120,
753 नहीं है, 120 नहीं है, 5000 है, ये 48 रुपीज नहीं है और ये 50 रुपीज नहीं है, 48 और 50 ये नहीं है। उसके अलावा ये 5400 है यहाँ पे, ये रहा 5400 और ये 15000 भी यहाँ पे है। मतलब ये जो अमाउंट है बैंक में से घट चुका है लेकिन कैश बुक में नहीं घटा है, कैश बुक में एंट्री नहीं है, मतलब कैश बुक तो मेरा बैलेंस ज्यादा दिखा रहा है और कैश बुक में से कैश बैंक में से तो उतना पैसा घट चुका है, तो उतना पैसा यहाँ पे भी क्या करेंगे, घटा लेंगे। क्या होगा, यहाँ पे घटा देंगे। किस रूप में घटाएंगे, क्या मेंशन करेंगे घटाने के लिए, टोटल अमाउंट। तो ये देखिए क्या क्या घटा है, ये देखो यहाँ पे ये DSHNR है, डिसऑनर मान के चलो, ये डिसऑनर हो गया। ये जो देखो डिपॉजिट हुआ था ना ये 7153 रुपया जो यहाँ मैच कर रहा था ना, ये डेबिट साइड में था, ये ड्यूक इंटरप्राइजेस को जो हमने है ना जो हमको मिला था वो चेक हम डिपॉजिट किए थे, वो यहाँ पे क्या हो गया, ये 7153 जो डिपॉजिट हुआ था वो विड्रॉल मतलब डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड हो गया तो हमको तो घटाना पड़ेगा ऐसे, हाँ? तो हम लोग इसको मेंशन कर लेंगे ये। और ये जो 120 रुपया है देखो ये डिसऑनर चार्ज है, यानी बैंक चार्जेस कटा है, ये 48 रुपीज भी बैंक चार्जेस है, हाँ? और ये 50 रुपीज भी चार्जेस है। तो हम ये सारा लेस में ले लेंगे। एक ले लीजिए क्या, चेक डिपॉजिटेड, अपना मन से भी लिख सकते हैं, डिपॉजिटेड डिसऑनर्ड, जो टैक्स डिपॉजिटेड किए थे डिसऑनर्ड हो गया, कितने का था, तो इसका अमाउंट डायरेक्ट ले लीजिए 7153 रुपीज। फिर उसके बाद बैंक चार्जेस कटा है, बैंक चार्जेस कटा है तो आप यहाँ पे स्पेस देके और सेपरेट कर सकते हैं। 120 कटा है प्लस 48 प्लस 50, तीनों को जोड़ के यहाँ पे ले लेते हैं, इज इक्वल 120 प्लस 48 प्लस 50, यानी कि 218 रुपीज का ये बैंक चार्जेस कट गया। तो इस तरह से हमने ये अपना विड्रॉल वाला पार्ट भी मिला लिया ना। अब हम इसके डिपॉजिट पार्ट से अपने कैश बुक को मिलाएंगे, तो जो यहाँ डिपॉजिट में है वो यहाँ क्या मिलेगा, डेबिट साइड में। तो ऑलरेडी तो हम मिला चुके हैं ना, डेबिट साइड में जितना एंट्री था वो सब डिपॉजिट में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं एक्स्ट्रा कौन सा है। तो देखो 4200 ये है, 7153 ये भी है, 5400 ये भी है, 10,000 ये भी है, ये 18,000 यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, 19,000 यहाँ है, 150 यहाँ पे है, तो सब है। इसमें एक्स्ट्रा क्या है, ये 18,000 और ये 266 रुपीज। तो ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है मतलब बैंक में बढ़ा हुआ है लेकिन हमारे कैश बुक पे तो नहीं है, तो हम कैश बुक में बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। अब ये पैसा 18,000 रुपया क्या हुआ, तो हो सकता है किसी कस्टमर ने अपना पेमेंट कर दिया होगा या बैंक में डायरेक्ट किसी पार्टी ने हमारे पेमेंट कर दिया होगा, है ना। ये वाला ऑप्शन नहीं बताया थे क्या, ये डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर टू बैंक, हाँ, तो वही हुआ होगा 18,000 का। और ये 266 रुपया तो बोल रहा है कि डिविडेंड आया है, डिविडेंड से रिसीव हुआ है, रिलायंस शेयर में हमने इन्वेस्ट किया होता उसका डिविडेंड आया है। तो चलिए यहाँ पे हम एडिंग में कर लेते हैं, क्या ऐड करिए, तो एक कर लीजिए डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसिप्ट कितना 266 रुपीज, और एक कर लीजिए क्या, डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर टू बैंक, ठीक है 18,000 रुपए हो गया, सारा मिल गया ना। अब कोई भी अमाउंट मिलाने के लिए नहीं रह गया। अब टोटल करते हैं, तो पहले क्या करेंगे, ये टोटल है ना, ये जो था ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस, इसको इन सब एडिंग वाले बैलेंस के साथ ऐड कर देंगे। तो पहले इसका टोटल हम यहाँ निकाल लेते हैं, क्या आएगा, इज इक्वल ये वाला अमाउंट प्लस ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट, तो ये आ गया टोटल इतना। अब इन दोनों का टोटल हम कर लेंगे यहाँ पे, इज इक्वल ये अमाउंट प्लस ये वाला अमाउंट, तो हमारे पास टोटल आ गया ये। अब जो जो चीज लेस हुआ है उनका टोटल यहाँ निकाल लीजिए, इज इक्वल ये प्लस ये, एंटर, ये टोटल आ गया। उसके बाद अब इसमें से इसको घटा लेंगे और यहाँ लेंगे, इज इक्वल जो हमने टोटल बैलेंस बढ़ाया उसमें से माइनस कर लेंगे ये घटा हुआ बैलेंस 1,77,418 रुपीज एंड 50 पैसे,
1,77,391 रुपीज एंड 50 पैसे। गड़बड़ हो रहा है, कितने का गड़बड़ है, मिला ले क्या? 1,77,391.50। इसमें से हम अब क्या कर ले, सॉरी, इज इक्वल ये बैलेंस माइनस ये वाला बैलेंस, कितना 27 रुपए का फर्क है। तो हमने टोटल करने में कहीं मिस्टेक किया है क्या, देख लेते हैं। 266 ठीक है ये, अच्छा यहाँ पे क्या है 48, 120 और 50। उसके अलावा किसी बैलेंस में तो मैंने कम ज्यादा नहीं कर लिया। 7153 है ये, हमने 7153 लिया है ना, ठीक है। और ये तो हमने लिया है इसमें 120, 48, 50, ये भी ठीक है। ऊपर में ही लगता है कहीं कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, ये चेक देखिए तो जरा। 8725 ये रहा 8725 और यहाँ पे 1269, 8725 1269, यहाँ पे देखें 8752 यहाँ कर दिया है मैंने, ये गड़बड़ है ना। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बैलेंस गड़बड़ कर दिया, यहाँ 52 कर दिया, इसे हम लोग 25 कर देते हैं। ये आ गया बैलेंस। अब देखिए ये बैलेंस, ये बैलेंस बराबर BRS कंप्लीटेड है ना। तो ये बैलेंस हमारा BRS का इस तरह से बन गया, यानी हमारा जो बैलेंस था वो अब कैश बैलेंस भी हमको मिल गया कि हाँ मेरा कैश बैलेंस भी कैश बुक में 1,77,391 रुपीज एंड 50 पैसे है, ठीक है। क्योंकि हमने ये चीज तो हमने घटा दिया था जो कि अभी तक हुआ नहीं है, ये चीज हमने घटाया नहीं था जो कि ये घटा देंगे तो ये मिल जाएगा। तो ऐसे करके BRS बनाते हैं, है ना। इसके लिए आपके पास कैश बुक सही से ही होना चाहिए बैंक कॉलम के साथ, और आपके पास बैंक स्टेटमेंट में प्रॉपर रिपोर्ट होना चाहिए उस पूरे पीरियड का। तो आप आसानी से इस तरीके से BRS बना सकते हैं। होप अब आप लोग को BRS जो है वो बनाना आ गया होगा। अब आप लोग आगे के जो एग्जांपल्स हैं उन्हें आप लोग बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत होगा तो एक और सॉल्यूशन या एक और मैंने जो है वो क्लास आप लोग को दे देना है। फिलहाल प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू।